जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रेलवे ग्रुप डी 24/10/2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? हमारा ऑप्शन है प्लेटिनम, कैल्शियम, गोल्ड, रुबिडियम। तो पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें किसी आवर्त में अगर बाएं से हम दाएं छोर पर जाने पर तत्व की धात्विक गुण कम होता है। जब हम बाएं से दाएं की तरफ, मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। इधर से अगर हम इधर जाएंगे तो धात्विक गुण होता है वो तत्व की कम होती है। तो पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व रुबिडियम है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो रुबिडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 37 होता है और इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 85.5। याद रखिएगा 85.5 होता है रुबिडियम का और इसका परमाणु क्रमांक 37 होता है और यह आवर्त 5 का तत्व है जिसका धात्विक तत्व अति धात्विक तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, Pb प्लस CuCl2 को अभिक्रिया कराने पर PbCl2 प्लस Cu दी गई समीकरण से बताना है कि यह कौन सी अभिक्रिया द्वारा एक उदाहरण है। जो Pb प्लस CuCl2 को कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है ताकि ये PbCl2 प्लस Cu बन सके। तो कौन सा प्रक्रिया लगेगा? तो यह प्रक्रिया विस्थापन प्रक्रिया है। तो विस्थापन प्रक्रिया से PbCl2 प्लस Cu विक्रिया के उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन विस्थापन, संयोजन, दोहरे विस्थापन, अपघटन। तो अभी मैंने बताया कि जो ये अभिक्रिया है वह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोहरे विस्थापन नहीं होगा, केवल विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेडलिफ आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्व के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्वों को बाद में आवर्त सारणी के एक स्थान प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है जर्मेनियम, फ्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जो जर्मेनियम है यह बाद में खोजा गया था। यह समूह 4 के ए में तथा आवर्त 4 में रखा गया है। जो जर्मेनियम को टाइटेनियम के साथ रखा गया है। तो टाइटेनियम के बगल में रखा गया है जर्मेनियम को। तो जर्मेनियम जो है यह बाद में खोजी गई तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ससंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर बल मध्यम होते हैं, इंटरमोलिकुलर बल मजबूत होते हैं, इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं, इंटरमोलिकुलर बल बहुत मजबूत होते हैं। तो ससंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलना है। तो
ऊर्जा, निहित ऊर्जा पूछा है, यानी कि कार्य पूछा है, तो कार्य बराबर mgh होता है, और m का मान दिया हुआ है हमारा 11, g का मान दिया हुआ है 9.8 और ऊंचाई दिया हुआ है 7, तो 7 गुणे 9.8 तो 11 से 77, 77 गुणे 9.8, इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा करीब करीब 700 से ऊपर तो आंसर होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर 77 है और पॉइंट 10 मतलब 10 से पॉइंट 2 कम है, तो अगर यहाँ पर 10 होता तो 77 से होता, तो हमारा 700 से ऊपर होगा, तो 700 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। और हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना, तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये हो गया विषुवत रेखा, कोई वस्तु यहाँ पर रखा गया है और यहाँ से मान लीजिए हम इधर ले जाएं या इधर ले आए, तो आपको बताना है यहाँ पर कि किस पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण ले जाने पर उसका भार में परिवर्तन क्या होगा। घट जाता है, समान रहता है, बढ़ जाता है, या दक्षिणी ध्रुव पर बढ़ता है, उत्तरी ध्रुव पर घटता है। तो आपको बताना है यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा होगा। तो विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री है और 0 डिग्री पर किसी वस्तु का मान 0 के बराबर होता है, और 0 डिग्री से हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं इसका मान हमेशा बढ़ता है, जी का मान हमेशा बढ़ जाता है। तो चाहे हम उत्तरी ध्रुव पर जाएं या दक्षिणी ध्रुव पर जाएं तो जी का मान बढ़ता है, और मान लीजिए पृथ्वी से हम ऊपर जाएं तो जी का मान घटता है, और पृथ्वी से हम नीचे जाएं तो भी जी का मान घटता है। केवल दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर ही जाने पर किसी पिंड का जो भार होता है वो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है। आपको सापेक्ष घनत्व बनाना है, सापेक्ष घनत्व बराबर बताना है क्या होता है। एक फॉर्मूला है, सापेक्ष घनत्व बराबर तो पानी का घनत्व बराबर बटे में पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन नंबर बी है पदार्थ के घटकों का घनत्व बटे में पूर्ण पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन नंबर सी है पदार्थ का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। ऑप्शन नंबर डी है पदार्थ का घनत्व बटे में तेल का घनत्व। तो सापेक्ष घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। तो इस तरह हमारा आंसर सापेक्ष घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर पदार्थ का घनत्व बटे में पानी के घनत्व के बराबर होता है सापेक्ष घनत्व। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। मंडी, चंबा, सोलन, धर्मशाला। आप सबको पता होगा हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। ऑप्शन नंबर डी। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, आपको बताना है कौन सा होता है। हमारा ऑप्शन है NaSO4, Na2SO4, NaSO3, NaSO4 का होल ट्वाइस। SO4 का होल ट्वाइस दिया हुआ है, तो आपको बताना है सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4, Na2SO4। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है पाल वंश का पहला राजा कौन था। हमारा ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, मैदनपाल, नंदलाल। तो आपको बताना है पाल वंश का पहला राजा कौन था। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल था और पहला राजा भी गोपाल ही था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जो धर्मपाल था ये पाल वंश का ही शासक था जिसने तो जो धर्मपाल
पाली वंश का शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और इसके संस्थापक गोपाल थे, और उस समय राजधानी पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पाल वंश के पहला राजा गोपाल, जिसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और धर्मपाल जो इसी वंश का शासक था उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? हमारा ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, संता रंगास्वामी। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान संता रंगास्वामी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और महिला क्रिकेट टीम भारत में पहली बार बनाया गया था कब? 1976 में। 1976 में महिला टीम का चयन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर, और इसकी पहली कप्तान संता रंगास्वामी थी। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान संता रंगास्वामी, और भारतीय क्रिकेट जो महिला टीम था, क्रिकेट महिला टीम, वो 1976 में चयन किया गया था। और तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चीनी यात्री हिनसांग कहाँ पर 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था? हमारा ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, नालंदा, पाटलिपुत्रा, बोधगया। यहाँ पर अक्सर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चीनी यात्री हिनसांग जो था वो हमसे पूछा गया है कहाँ पर ठहर कर, ये नहीं कि कहाँ किस विश्वविद्यालय में सीखा था, ये नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कहाँ पर ठहर कर चीनी यात्री हिनसांग 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। तो हमारा इस आंसर होगा ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति में ठहर कर चीनी यात्री हिनसांग ने संस्कृत सीखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिका से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है राइजाइड, थाइलस, सेटा, कैप्सूल। तो ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मल कोशिका से बढ़ने वाले उभार को राइजाइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइजाइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर आपको बताना है 1 kg मीटर सेकंड, 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है 1 kg मीटर सेकंड इनवर्स। तो आपको बताना है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम मीटर प्रति सेकंड को हम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और द्रव्यमान केजी में। तब बल पूछा है, जो 1 न्यूटन है वो बल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंतिम भाग से शुरू होने वाला एक कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। तो ऑप्शन 120 सब में दिया गया है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इकाई से इसकी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है न्यूटन के फर्स्ट नियम, जो गति का नियम होता है वही यहाँ पर लगता है। तो गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो u जो है प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जो हमारा दिया है 2 मिनट, और टाइम को 2 मिनट जो दिया है, टाइम को इससे 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 60 से गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर v बराबर 120 आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है, मतलब मात्रक होता है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स।
तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? हीरा, संगमरमर, टूथपेस्ट, टैल्क। आपको बताना इनमें से नरम कौन सा है। हीरा सबसे कठोर है, संगमरमर भी कठोर होता है, ठोस होता है। अब रहा आपके सामने ऑप्शन टूथपेस्ट और टैल्क। टूथपेस्ट भी नरम होता है, लेकिन सबसे नरम इस ऑप्शन में टैल्क है, और टैल्क का फॉर्मूला होता है Mg3SI4O10OH3। ये टैल्क का फॉर्मूला है। इसका मुहस हार्डनेस 1 होता है। जो मुहस हार्डनेस होता है वो 1 होता है, और हीरे का मुहस जो हार्डनेस होता है वो 10 होता है, और संगमरमर का 2 होता है, और टूथपेस्ट का इसका 3 होता है, और टूथपेस्ट का 2 होता है, और टेल का 1 होता है। यह है मुहस हार्डनेस। तो हार्डनेस टेल का 1 होता है, और टूथपेस्ट का 2 होता है, और संगमरमर का 3 होता है, और हीरे का 10 होता है। तो इसमें पूछा जाता है सबसे हार्डनेस कौन है, तो हीरा, और सबसे पूछा गया सबसे नरम कौन सा है, तो टैल्क, क्योंकि टैल्क का हार्डनेस 1 होता है। इसका फॉर्मूला Mg3SI4O10OH का होल थ्राइस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टैल्क। हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है नृत्य, संगीत, साहित्य, नाटक। जो मूर्ति देवी अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मूर्ति देवी अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वाश डिफरेंस। जो वाश डिफरेंस होता है किससे आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके? हमारा ऑप्शन है अंडकोश, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय। तो वाश डिफरेंस जो होता है वह मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है। जो वाश डिफरेंस होता है वो मूत्राशय से आने वाली एक ट्यूब है उसी के साथ एकजुट हो जाता है, और ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बना सके। ये वाश डिफरेंस मूत्राशय से मिलकर मूत्र को बाहर निकालने के लिए मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, मूत्राशय। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? हमारा ऑप्शन है संवहनीय बंडल, त्वचा, हड्डी, ऊतक की छाल। तो इनमें से संयोजी ऊतक हड्डी है, तो ऑप्शन नंबर सी हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसे अस्थायी संयोजी ऊतक कहा जाता है, और रक्त भी तरल संयोजी ऊतक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हड्डी एक संयोजी ऊतक है। हमारा अगला क्वेश्चन है विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री पर ध्वनि की गति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? स्टील में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन नंबर बी है कथन नंबर बी है कि निकल में 25 डिग्री पर ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकेंड है। आपको बताना है कि दोनों सही है, केवल एक सही है, ना तो एक ना तो बी सही है, और केवल बी सही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो स्टील में ध्वनि की चाल जो होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर 5960 होता है, जो कि ये नंबर सही है। और ऑप्शन नंबर बी है कि निकेल में जो निकेल होती है उसमें 25 डिग्री पर ध्वनि की चाल 6240 मीटर होती है, जो कि गलत है। अगर यहाँ पर 60-40 होता तो सही हो जाता, तो यहाँ पर केवल ए सही है, बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, केवल एक सत्य है। और यहाँ पर निकेल जो दिया है 6240, अगर यहाँ पर 6040 होता तो हमारा आंसर भी सही हो जाता।
तो हम इस तरह आंसर ए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गलत दिया हुआ एक सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किसमें किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? हमारा ऑप्शन है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। ऑप्शन नंबर बी है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने। ऑप्शन नंबर सी है इसे केंद्र पर रखने। और ऑप्शन नंबर डी है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो हमसे पूछा गया है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है C6H4 में कितने साम्यवी यानी कि आइसोमर होते हैं? 6, 4, 3, 5। C6H14 में जो आइसोमर होते हैं वो 5 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन होता है 1350 से 1400 के मध्य। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 1800 से 2000 के बीच में दिया हुआ है, 120 से 140 के बीच दिया हुआ है, 1200 से 1400 के बीच में दिया हुआ है और 250 से 300 के बीच में दिया हुआ है। तो नज़दीकी ऑप्शन हमारा सी दिख रहा है जो 1350 से 1400 के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि मानव मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 के मध्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु का समूह है? तो समूह जो एक का यह है वो तत्व क्षारीय धातु का तत्व है और इसमें आता है लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। 3 इसमें तो नहीं, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, चौथे ऑप्शन में है और दूसरे ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है। तो लिथियम हमारा हो जाएगा और हाइड्रोजन तो होगा नहीं जो 1 नंबर पे आता है। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कौन कौन सा तत्व है। उसके बाद आता है सोडियम Na आता है। Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका परमाणु आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 23 होता है। और इसके बाद आता है के मतलब पोटेशियम होता है और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 40। और इसके बाद आता है रुबिडियम आता है Rb यानी कि रुबिडियम, और रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 होता है और इसका आणविक भार 85 होता है। और इसके बाद आता है CS आता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 55 होता है और आणविक द्रव्यमान जो होता है 133 होता है। तो हमारा 3 मिल रहा है जो कि 3 है यहाँ पे। एक 11 तो नहीं है ऑप्शन में, 19 है पोटेशियम और 37 रुबिडियम है और CS 55 और लिथियम 3। तो जो ये तत्व ऑप्शन नंबर बी है ये सब क्षारीय तत्व है। और एक होता है इसमें फ्रांसियम होता है, एक फ्रांसियम होता है। फ्रांसियम इसका परमाणु क्रमांक 87 होता है और इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो होता है 239 के आसपास में होता है, 239 के आसपास में होता है। तो ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सब जो 37, 19 और 3 और 5, 55 जो ये तत्व हैं, ये क्षारीय धातु के समूह के तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? हमारा ऑप्शन है दक्षिण पंथी, मध्यम मार्गी, वामपंथी, व्यक्तिवादी। तो राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो वामपंथी से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो वामपंथी क्या है? तो वामपंथी राजनीतिक पार्टी जो होती है उस पक्ष की या विचारधारा को कहा जाता है जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक बराबरी लाना चाहता है। जो समाज है उसको बदलना चाहता है और उसमें आर्थिक बराबरी लाना चाहता है कि हर कोई बराबर हो, उसे वामपंथी कहा जाता है। और सोशलिस्ट पार्टी यही काम करती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वामपंथी। किस मिश्र धातु में 37.5 यानी 37.5 ग्राम चांदी थी? यदि मिश्र धातु में चांदी की मात्रा 117 ग्राम है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या होगी? हमारा ऑप्शन 156 ग्राम, 273 ग्राम, 195 ग्राम, 312 ग्राम। तो टोटल 100 होता है, टोटल 100 और 100 में 37.5 यानी 37.5 ग्राम चांदी है। तो बाकी तत्व बचा 62.5 बचा। तो हमसे पूछा गया है कि 117 ग्राम चांदी है, तो 117 ग्राम चांदी है तो कितने परसेंट के बराबर है? तो 37.5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? तो 37.5 दिया हुआ है, इसके बराबर 117 ग्राम। तो यहाँ से हम निकालेंगे 62.5। तो 37 दूनी कितना होता है? 74, यानी कि 117 ग्राम 37 बराबर दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 से कटाएंगे, 5 7 35 और 50 25। और इसको 5 से कटाएंगे 125, इसको 5 से 25 पचे 125 और 25 तिया 75 और 3 से इसको कटाएंगे तो 9 तिया तितरी के 9 और 3 9 27 39, 39 पचे कितना होता है? 195 होता है। 39 पाँचे 195। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, NO2 का धूम यानी कि फ्यूमस जो होता है उसका रंग कैसा होता है? हमारा ऑप्शन है भूरा, पीला, हल्का पीला, लाल। तो जो NO2 का ध्रुव यानी कि फ्यूमस जो होता है वो भूरे रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, भूरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? स्वाधीनता का मतलब स्वतंत्रता होता है। आप सब लोग को पता है कि स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस देश से लिया गया था? तो फ्रांस से लिया गया था। ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता। स्वाधीनता का मतलब स्वतंत्रता होता है। तो ये तीनों फ्रांस की क्रांति से ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है और फोकल लंबाई f। तो इसकी बीच का संबंध होगा r बराबर 2f। r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। CO का आणविक द्रव्यमान बताना है आपको। तो कार्बन और ऑक्सीजन को बताना है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और आणविक द्रव्यमान 12 होता है। और ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक और 16 होता है आणविक द्रव्यमान। तो हमसे पूछा गया आणविक द्रव्यमान, तो इसको ऐड कर देंगे। तो 12 और 16 28 हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है, फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा। तो आवेश बराबर होता है कार्य बटा में विभवांतर। तो आवेश बराबर कार्य बटा में विभवांतर होता है। तो कार्य हमारा दिया हुआ है 60 जूल और विभवांतर दिया हुआ है हमारा 20। यहां से कटाएंगे 20 तिहाई 60, तो क्यू बराबर आ जाएगा 3 कूलम। ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है 3 कूलम हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक उभयलिंगी पुष्प होता है पपीता में, नारियल में, सरसों में, तरबूज में। तो यदि अगर पुष्प में मान लीजिए कोई पुष्प है और उसमें केवल एक जनन अंग होता है, चाहे वो पुमंग हो या जयांग उपस्थित हो, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में पपीता दिया हुआ है तो एक लिंगी है, उभयलिंगी नहीं है। और पुष्प में पुमंग तथा जयांग दोनों उपस्थित हो तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जब एक पुष्प में पुमंग और जयांग दोनों उपस्थित हो उसे उभयलिंगी कहते हैं। इसका उदाहरण होता है धतूरा, सरसों, कपास, भिंडी। धतूरा, सरसों, कपास, भिंडी जो है यह एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो पपीता हमारा जो पपीता एक लिंगी है और जो सरसों दिया है वह उभयलिंगी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सरसों के साथ साथ याद कर लीजिए धतूरा भी उभयलिंगी है, कपास उभयलिंगी है और भिंडी भी उभयलिंगी है। और पपीता जो है एक लिंगी है, इसमें केवल जयांग या पुमंग होता है। और उभयलिंगी में पुमंग और यांग दोनों उपस्थित होता है, जैसे सरसों में, भिंडी में, धतूरा में, कपास में। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और घंटा का बटन जो ऑल का जो बटन है उस पर क्लिक करें ताकि हमें जो हमारा अगला वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।